सूरज अभी पूरी तरह उगा भी नहीं था, पर गांव के बाहर फैले कूड़े के मैदान में एक दुबला पतला आदमी फटी कमीज और पुराने बोरे के साथ झुककर कुछ ढूंढ रहा था। नाम था रणवीर, वही जिसे गांव वाले निकम्मा कहकर पुकारते थे। बच्चे हंसते खेलते चिल्लाते, देखो कबाड़ी वाला आ गया। वो कुछ नहीं कहता, बस चुपचाप वहां से चला जाता। घर में ना चूल्हा जलता, ना कोई बात करने वाला। पत्नी पायल सालों पहले बेटी को लेकर मायके चली गई थी। उसके बाद से झोपड़े में वह सिर्फ अकेला रहता था। दिन रात कूड़े में से कुछ बिकाने लायक चीज ढूंढता, फिर शाम को बाजार में बेचकर जो मिलता उसी से गुजारा करता। उस दिन रणवीर ने कूड़े के ढेर में एक नया कोना चुना। छड़ी से मिट्टी उल्टाते हुए अचानक उसकी नजर एक अजीब चीज पर पड़ी। एक बोरा बिल्कुल साफ, लगभग नया, न कीचड़ न दाग। ऊपर मोटी रस्सी की गांठ कसकर बांधी थी। किसने फेंका होगा यह, उसने बुदबुदाया। जब उसने बोरे को खींचने की कोशिश की तो वजन अजीब लगा, जैसे भीतर कुछ ठोस हो। उसने सोचा शायद अंदर पुराने कपड़े या कोई पुराना सामान होगा। चारों ओर नजर दौड़ाकर उसने सुनिश्चित किया कोई देख तो नहीं रहा। फिर बोरे को धीरे धीरे किनारे खिसकाया, जहां धुएं की धुंध उसे छुपा सके। उसे रस्सी खोली, बोरा खोला और उसकी सांस अटक गई। अंदर प्लास्टिक में लिपटी गड्डियां थी। उसने कांपते हाथों से एक गड्डी खोली। 500 के नए नए नोटों के बंडल। उसकी आंखें चौधिया गई। वह घुटनों के बल बैठ गया, हाथों से नोटों को छूकर देखा। क्या यह सच है, उसने खुद से पूछा। हाथ कांपने लगे। चारों ओर देखा, कहीं कोई देख तो नहीं रहा। कुछ पल बाद उसने गहरी सांस ली और फैसला कर लिया। बोरे को फिर से बांध पीठ पर लाद दिया और झोपड़ी की ओर चला पड़ा। रास्ते में हर आवाज उसे शक जैसी लगी। कुत्ते का भौंकना, किसी का बात करना, दूर से आने वाली मोटरसाइकिल की आवाज, सब कुछ उसे डराने लगा। घर पहुंचते ही उसने झोपड़ी का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। बोरे को कोने में रखकर पुरानी चटाई से ढक दिया। रणवीर का दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे सीने से निकलकर बाहर आ जाएगा। बार बार वह झोपड़े के दरवाजे से झांकता, कहीं कोई पीछे तो नहीं आ गया। जब उसे यकीन हुआ कि आसपास कोई नहीं है, तो वह धीरे से बोरे के पास बैठ गया। हाथ अभी भी कांप रहे थे, लेकिन हिम्मत जुटाकर रस्सी खोली। जैसे ही बोरा खोला, अंदर की चमक ने उसकी आंखें फिर से चौंध दी। नोटों की गड्डियां एक से एक ताजा, नई। रणवीर ने एक गड्डी निकाली और गिनना शुरू किया। गिनते गिनते उसके ओठ सूख गए। सिर्फ एक गड्डी में 1 लाख रुपए। उसने अंदाजा लगाया कम से कम 30-35 करोड़ तो होंगे। यह सोचते ही उसका दिमाग सुन्न पड़ गया। इतना पैसा कोई आदमी नहीं छोड़ सकता, वह बुदबुदाया। उसके भीतर डर की लहर दौड़ गई। कहीं यह किसी बड़े आदमी, किसी नेता, किसी ठेकेदार या गुंडे का तो नहीं। अगर उन्होंने ढूंढना शुरू किया तो क्या होगा। इस ख्याल से उसका शरीर पसीने से तर हो गया। रणवीर ने गड्डियां वापस रख दी, बोरा बांधा और मिट्टी पर बैठ गया। सिर पकड़कर सोचने लगा। दिल में एक तरफ खुशी थी, सालों की गरीबी अब खत्म हो जाएगी। पायल और रिया को वापस बुला सकेगा, इलाज करा सकेगा, नया घर बना सकेगा, इज्जत की जिंदगी जी सकेगा। पर दूसरी तरफ डर उसे भीतर से कुतर रहा था। अगर किसी को पता चल गया तो लोग उसे चोर कहेंगे, पुलिस पकड़ लेगी या असली मालिक आ जाएगा। और रात भर वो जागता रहा। उसने खुद को तसल्ली दी, अगर कल सिर्फ एक गड्डी निकालकर इलाज करवा लूं तो किसी को क्या पता चलेगा। अगले दिन उसने एक गड्डी से कुछ पैसे निकाले और शहर के बड़े अस्पताल गया। डॉक्टर ने पहली बार उसे इज्जत से बिठाया, दवाइयां दी और कहा, इलाज मुमकिन है भाई, बस नियमित दवा और थोड़ा ख्याल रखना। सालों बाद रणवीर के चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान आई। वह समझ गया यह दौलत उसका इम्तिहान है, वरदान नहीं। अगला दिन रणवीर के लिए एक नई सुबह बन गया। वर्षों बाद उसने आईने में खुद को गौर से देखा। चेहरा कमजोर था, मगर आंखों में अभी उम्मीद की चमक थी। उसने सोचा अगर समझदारी से काम लूंगा तो सब बदल सकता है। सबसे पहले उसने अपनी झोपड़ी की मरम्मत करवाई। बोरे से थोड़े पैसे निकाले, मजदूरों को बुलाया और छत बदलवा दी। दीवारों पर प्लास्टर करवाया, फर्श पर टाइल्स लगवाई। कुछ ही दिनों में घर की बदबू और सीलन कम हो गई। मोहल्ले वाले हैरान थे, अरे यह कबाड़ बिनाने वाला अचानक कैसे बदल गया। कुछ हफ्ते बाद उसने अगला कदम उठाया। गांव के मुख्य सड़क पर एक छोटी सी किराने की दुकान खोली। पहले दिन बस दाल, चावल, नमक, तेल रखा। खुद दुकान पर बैठा, आने वाले को मुस्कुराकर सलाम किया। शुरुआत में लोग झिझके, मगर धीरे धीरे आने लगे। दुकान चल निकली।
आटे की बोरियां, तेल के डिब्बे, मसाले, साबुन, बिस्किट सब कुछ बिकने लगा। रणवीर ने उस पूरे दौर में बड़ी सतर्कता बरती। उसके पास अचानक आई दौलत किसी रहस्य से कम नहीं थी, पर उसने कभी इसका दिखावा नहीं किया। वह जानता था अगर जरा भी चमक दमक दिखी तो लोग सवालों के बौछार कर देंगे। इसलिए बाहर से वह अब भी वही सीधा साधा दुकानदार दिखता था, जो हर ग्राहक को मुस्कुराकर पूछता, क्या चाहिए भैया। लेकिन भीतर भीतर वह जानता था कि उसकी पुरानी बोरी में इतनी पूंजी छिपी है कि न सिर्फ उसकी बल्कि कई जिंदगियों की दिशा बदल सकती थी। कभी कभी मोहल्ले की बुजुर्ग औरतें उससे कहती, रणवीर भैया तुम तो बहुत बदल गए हो। वह बस मुस्कुरा देता, लेकिन भीतर एक मीठा गर्व उमड़ पड़ता। आखिर किसे बुरा लगता है जब दुनिया आपके बदलाव को देखती है। धीरे धीरे उसने कारोबार बढ़ाया, दुकान के पीछे एक छोटा सा गोदाम बनवाया, ट्रक से सामान मंगवाने लगा। गांव के आसपास के छोटे गांव में भी उसकी दुकानों का नाम फैलने लगा। एक शाम जब दुकान बंद कर रहा था, तभी दूर से एक स्कूटर की आवाज आई। स्कूटी रुकी और उसमें से उतरी पायल। उसके साथ बेटी रिया भी थी। रिया अब 12 साल की हो चुकी थी। दोनों के चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में एक अजब सी उम्मीद। पायल ने धीमे आवाज में कहा, रणवीर हम लौट आए हैं। मायके में सब ठीक नहीं था। रिया को भी तुम्हारी याद आती थी। रणवीर का गला रूंध गया। उसने बेटी रिया को गले लगा लिया। रिया ने पूछा, बाबा अब हम यही रहेंगे ना? रणवीर ने आंसू पोंछते हुए कहा, हाँ बेटा अब हम सब साथ रहेंगे। उस रात झोपड़ी में पहली बार 3 लोग सोए। चूल्हा जला, पायल ने रोटी बनाई, बेटी रिया ने बाबा की गोद में सिर रखकर सोने की कोशिश की। रणवीर रात भर जागता रहा, बोरे की तरफ देखता रहा। अब उसके पास सिर्फ पैसा नहीं था, उसके पास परिवार था, उम्मीद थी और सबसे बड़ी बात एक नई जिंदगी शुरू करने का मौका था। लेकिन वह जानता था कि यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ। असली मालिक कब आएगा यह पता नहीं, पुलिस कब पूछताछ करेगी यह भी नहीं। मगर अब उसके पास सिर्फ डर नहीं था, उसके पास जिम्मेदारी थी। कुछ महीनों के बाद रणवीर ने उस बोरे से थोड़ा और पैसा निकाला और गोदाम को बड़ा किया। माल ढोने के लिए पुरानी ट्रक खरीदी। अब वह सिर्फ बेचने वाला नहीं रहा, सप्लाई करने वाला बन गया। गांव में लोग अब उसे रणवीर भाई कहकर पुकारने लगे, जैसे वह कोई बड़ा व्यापारी हो। पर तरक्की के इस सफर के बीच एक डर हमेशा उसके भीतर जिंदा रहा। रात को जब वह उसे बोरे के पास बैठता तो सोचता, अगर किसी दिन यह राज खुल गया, अगर असली मालिक सामने आ गया तो क्या होगा? और अगले ही पल खुद को दिलासा देता, नहीं यह मेरी किस्मत का इनाम है, मैंने सालों की बेबसी सही है, यह मेरी मेहनत का फल है, किसी का हक नहीं छीना। समय के साथ रणवीर खुद भी बदल गया था। जो आदमी कभी भीड़ में सिर झुकाकर चलता था, अब सीधा चलता था, आत्मविश्वास से भरा हुआ। उसकी आवाज में अब झिझक नहीं, ठहराव था। दिन में वह दुकान संभालता, शाम को गोदाम देखता और रात में बोरी के पास बैठकर अगले दिन की योजना बनाता। वह अब पुरानी रणवीर से कहीं आगे निकल चुका था, मगर यह भी सच था, तरक्की के बीच भी एक खालीपन उसके भीतर अब भी गूंजता था। एक शाम जब वह थका हारा दुकान बंद करके लौटा तो दरवाजे पर 2 चेहरे खड़े थे, परिचित पर दूर चले गए चेहरे। उसकी पत्नी पायल और बेटी रिया। रिया अब 12-13 साल की हो चुकी थी। उसके चेहरे पर हिचक और शर्म की छाया थी। पायल की आंखें भीगी हुई थी। रणवीर, पायल ने धीमे से कहा, हमसे गलती हुई थी, हालात ने मजबूर कर दिया था, तुम्हें छोड़कर जाना ठीक नहीं था। रणवीर के कदम जैसे जमीन में धंस गए। एक पल को समय ठहर गया। उसे वे दिन याद आए जब बीमारी ने उसे तोड़ दिया था। घर में खाने को कुछ नहीं था और पायल ने कहा था, मैं यह सब नहीं झेल सकती, और बेटी रिया को लेकर चली गई थी। वह वही रात थी जब रणवीर का सब कुछ बिखर गया था। अब वही पायल उसके दरवाजे पर थी। बेटी रिया आगे बढ़ी और बोली, बाबा हमें माफ कर दीजिए, अब हम आपके साथ रहना चाहते हैं। रणवीर का दिल कांप उठा। एक तरफ वह पिता था जिसे बेटी के गले लगने की चाहत थी, दूसरी तरफ वह टूटा हुआ इंसान था जिसे छोड़ दिया गया था। क्या उनका लौटना सच में मोहब्बत थी या अब दौलत की चमक उन्हें वापस खींच लाई थी? यह सवाल उसे भीतर तक चुभ गया। उसने ठंडे स्वर में कहा, जब मैं खाली हाथ था तुम सब चले गए थे, अब जब मेरे पास कुछ है तो लौट आए हो। क्या यह प्यार है या लालच? पायल की आंखों से आंसू बह निकले। नहीं रणवीर, अब हम सच में पछता रहे हैं। रिया को तुम्हारा साया चाहिए।
रणवीर ने निगाह झुका ली। भीतर ज्वालामुखी सी हलचल थी। वह जानता था कभी कभी माफ करना आसान होता है, लेकिन भूलना नहीं। आखिर उसने कहा, बच्ची मेरी है और उसका हक कोई नहीं छीन सकता। मैं उसकी पढ़ाई, उसका भविष्य संभालूंगा। लेकिन पायल, हमारे बीच जो दीवार खड़ी हो गई है वह अब कभी नहीं गिरेगी। पायल चुप रह गई। बेटी रिया की आंखों में राहत थी। कम से कम बाबा फिर से उसके जीवन में थे। पर रणवीर के दिल का पुराना घाव फिर हरा हो गया। बाहर की दुनिया कहती थी रणवीर भाई अब एक सफल आदमी है, लेकिन भीतर वह अब भी वही रणवीर था जो अपनी पुरानी बोरी के साथ अतीत और वर्तमान के बीच झूलता रहा। उस रात रणवीर देर तक नींद नहीं ले पाया। वह बोरी के पास बैठा, जैसे किसी पुराने दोस्त से बात कर रहा हो। यह दौलत सब कुछ लौटा रही है, इज्जत, नाम, सुकून भरी जिंदगी, लेकिन क्या यह मन की शांति भी लौटा पाएगी? सवाल हवा में तैर गया और जवाब में बस दीवारों की खामोशी थी। कुछ हफ्ते बीते। रणवीर की दुकान अब एक छोटे साम्राज्य में बदल चुकी थी। गोदाम से माल निकलता, गड्डियां आती जाती और गांव वाले अब उसे रणवीर भाई कहकर सम्मान से पुकारते। बाहर की दुनिया में सब ठीक था, पर उसके भीतर एक बोझ था जो हर रात उसके सीने पर बैठ जाता। वह उस बोरी को देखता और खुद को समझाता, शायद किसी चोर ने फेंकी होगी, या शायद किस्मत ने मुझ पर दया की। पर किस्मत को भी जैसे उसके धैर्य की परीक्षा लेनी थी। एक शाम वह घर के आंगन में चाय की चुस्कियां ले रहा था। अंदर टीवी पर खबरें चल रही थी, सामान्य राजनीतिक बकवास जिसे अब वह ध्यान से नहीं सुनता था। लेकिन अचानक एक एंकर की आवाज तेज हुई। ब्रेकिंग न्यूज, विधायक के घर हुआ चोरी। रणवीर का दिल धक से रह गया। एंकर बता रहा था एक चोर विधायक के घर से पैसे चुराकर भाग रहा था। जब पुलिस ने उसका पीछा किया तो उसने पैसे कहाँ छुपा दिए हैं जो अब मिल नहीं रहे हैं। पुलिस लगातार उसे तलाशने की कोशिश कर रही थी। रणवीर के हाथ कांप गए। उसके दिमाग में बिजली सी कौंधी। बोरा, वही बोरा। एंकर बोलता जा रहा था, सैकड़ों करोड़ों अब भी लापता है। छोटे छोटे बंडल शायद कभी न मिले, लेकिन जांच जारी है। यह वाक्य उसके कानों में गूंजने लगा। छोटे बंडल शायद कभी न मिले, मतलब शायद उसका बोरा अब भी सुरक्षित है। उसके साथ एक ठंडी लहर उसकी रगों में दौड़ गई। अगर कभी किसी ने पता लगा लिया, अगर पुलिस दरवाजे पर आ गई। उस रात उसने करवटें बदल बदल कर गुजारी। सुबह दुकान पर भी उसका ध्यान भटका हुआ था। ग्राहक बोलते रहे और वह खोए से जवाब देता रहा। अब हर खबर उसे डराने लगी थी। हर अनजान गाड़ी, हर नया चेहरा, हर फोन की घंटी, सब कुछ उसे लगता था कि अब सच सामने आने वाला है। फिर भी वह रोज सुबह उठता, दुकान खोलता, मुस्कुराता और काम करता, क्योंकि अब उसके पास सिर्फ पैसा नहीं था। उसके पास एक बेटी थी जिसकी आंखों में उम्मीद थी, एक पत्नी थी जिसे वह माफ नहीं कर पाया था, पर जिसके बिना घर अधूरा लगता था। रणवीर अब समझ चुका था यह दौलत न सिर्फ उसका इम्तिहान थी, बल्कि उसकी सारी जिंदगी का इम्तिहान बन चुकी थी। मन में बस गणित चल रहा था, अगर सब छिप रहा है तो बच जाऊंगा, पर अगर राज खुल गया तो सब खत्म। शाम को लौटकर रणवीर ने बोरा फिर खोला। नोट अभी वैसे ही चमक रहे थे, पर अब वह चमक उसे डरावनी लगी। उसे लगा जैसे उन नोटों की आंखें हैं जो उसे घूर रही है। रणवीर ने गड्डियां वापस रखी और खुद से कहा, यह दौलत मुझे बचा भी सकती है और मिटा भी सकती है। उस दिन उसने एक संकल्प लिया, अब कोई जल्दबाजी नहीं, थोड़ा थोड़ा पैसा निकालेगा, धीरे धीरे खर्च करेगा, ताकि किसी को शक न हो पाए। पर दिल के अंदर अब एक नया जख्म बन चुका था। हर बार वह जब नोट गिनता, उसके हाथ जैसे कांपते। फिर भी जिंदगी चलती रही। इसी दौरान एक दिन पास के गांव में एक आदमी सामान लेने आया, साथ में भी उसकी बहन रिया। सादगी से भरी, शांत। 2 साल पहले उसने अपने पति को बीमारी में खो दिया था। अब अपने भाई के साथ छोटा मोटा कामकाज संभाल रही थी। रणवीर ने जब पहली बार उससे बात की तो उसे अजीब सा सुकून महसूस हुआ। रिया की बातों में न कोई दिखावा था, न कोई मतलब। वह रणवीर को एक व्यापारी नहीं, एक इंसान की तरह दिखती थी। धीरे धीरे वह दुकान पर आने लगी, कभी भाई के साथ, कभी अकेली। हर बार उसके लहजे में एक सहज विनम्रता होती थी जो रणवीर के दिन की थकान उतार देती। एक दिन रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, आप बहुत मेहनती है रणवीर जी, गांव में सब आपकी इज्जत करते हैं। रणवीर उस पल बस मुस्कुरा दिया, लेकिन उसके भीतर एक अनछुआ एहसास जागा। शायद पैसा इंसान को सुरक्षित कर सकता है, मगर किसी का अपनापन ही उसे जिंदा रखता है। जब रिया ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, आप बहुत इज्जतदार इंसान है,
तो रणवीर के भीतर कुछ पिघल गया। बरसों के बाद किसी ने सम्मान दिया था, वह भी एक सुंदर औरत ने। उसके सीने में जैसे ठंडक उतर गई। धीरे धीरे दोनों के बीच एक नरम रिश्ता पनपने लगा। रिया सिर्फ सुनती नहीं थी, वह समझती थी। जब उसे रणवीर के अतीत का पता चला, पायल और बेटी रिया का छोड़कर चले जाना, तो उसने अफसोस नहीं जताया, बल्कि उसकी आंखों में देखकर कहा, जो बीत गया वह वक्त की परीक्षा थी, अब जरूरी है कि आप आगे बढ़े। इन शब्दों ने रणवीर के भीतर जैसे कोई नया दीपक जला दिया। कुछ महीनों के बाद उसने एक फैसला लिया, वह रिया से शादी करेगा। गांव में यह खबर सुनते ही तरह तरह की बातें होने लगी। किसी ने ताना मारा, कबाड़ बीनने वाला अब नई बीवी लाएगा, तो किसी ने हंसते हुए कहा, चलो अब इस बेचारे की जिंदगी में रोशनी तो आई। रणवीर ने किसी बात का जवाब नहीं दिया। वह जानता था यह शादी सिर्फ साथ पाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को नया जीवन देने के लिए है। शादी बहुत सादगी से हुई, ना बैंड बाजा, ना दावतों की भीड़, बस दो साक्षी और दो दिलों की नई शुरुआत। रिया के आने के बाद रणवीर का घर जैसे सांस लेने लगा। जब रणवीर दुकान से थका हारा लौटता तो रिया मुस्कुराकर दरवाजा खोलती। वो मुस्कान न महंगी थी न बनावटी थी। इन छोटी छोटी बातों ने रणवीर को वह सुकून दिया जो किसी दौलत से नहीं खरीदा जा सकता। फिर भी जब रात गहराती और रिया सो जाती तो रणवीर का मन फिर से उसी बोरी के पास जा बैठता। वह बोरी उसे चैन नहीं लेने देती थी। हर बार नोटों की चमक उसे यह याद दिलाती कि यह दौलत पवित्र नहीं है। वह सोचता, अगर यह पैसा किसी जुर्म से जुड़ा है तो उसे मुझसे शांति कैसे मिल सकती है। यही विचार धीरे धीरे उसे एक बड़े फैसले तक ले गया। रणवीर ने ठान लिया, अब यह पैसा सिर्फ उसका नहीं रहेगा, वह दूसरों के लिए काम आएगा। उसे अच्छी तरह याद था कि गरीबी कैसे इंसान की इज्जत तक छीन लेती है। वह ताने, वह उपेक्षा, वह दिन जब क्लिनिक का मुलाजिम उसे हिकारत से देखता था, वह सब उसकी यादों में अब भी जिंदा था। और फिर एक सुबह उसने पहला कदम बढ़ाया। गांव का पुराना मंदिर बारिश में टपकता था। भक्तों को अक्सर छाते लेकर अंदर जाना पड़ता था। रणवीर ने चुपचाप चंदा देना शुरू किया। जब रकम काफी हो गई तो उसने अपना नाम सामने रखा। गांव में खलबली मच गई। वही रणवीर तो कचरा बीनता था, इतना पैसा कहाँ से आया। कुछ ने ताने मारे, कुछ ने शक जताया, शायद जुए में जीता होगा। लेकिन जैसे जैसे मंदिर की दीवारें उठती गई, रणवीर की नीयत साफ होती गई। लोगों ने देखा वह दिखावे के लिए नहीं, सच्चे मन से मदद कर रहा है। धीरे धीरे गांव वालों का नजरिया बदलने लगा। जो पहले ताने मारते थे अब रणवीर भाई कहकर सलाम करते हैं। रणवीर ने और भी कदम उठाए। गांव के स्कूल में बच्चों के लिए मुफ्त किताबें और यूनिफॉर्म की व्यवस्था की। बीमारों के इलाज के लिए छोटी छोटी मदद, गरीब लड़कियों की शादी में सहयोग। हर काम में वह अपना नाम छिपाता, लेकिन लोग समझ जाते थे कि वह काम रणवीर का ही है। एक शाम रिया ने उससे पूछा, रणवीर जी आप इतना कुछ क्यों कर रहे हैं, इतनी मेहनत से कमाया पैसा। रणवीर ने मुस्कुराकर कहा, रिया यह पैसा मेहनत से नहीं आया, यह किस्मत ने दिया था। लेकिन अगर मैं उसे सिर्फ अपने लिए रखूंगा तो मुझे कभी सुकून नहीं देगा। इसे दूसरों तक पहुंचाने में ही इसका असली मतलब है। रिया ने उसका हाथ थामा। उसकी आंखों में आभार था। उस रात रणवीर ने बोरी को फिर से खोला। इस बार नोटों की चमक डरावनी नहीं लगी। अब वह चमक उसे एक जिम्मेदारी की तरह लग रही थी। उसने सोचा, शायद यही मेरी सच्ची आजादी है। लेकिन डर अब भी कहीं कोने में बैठा था। टीवी पर चलने वाली खबरें, पुलिस की जांच, विधायक का मामला, सब कुछ उसे याद दिलाता रहता कि यह राज कभी भी फूट सकता है। फिर भी अब उसके पास सिर्फ डर नहीं था, उसके पास एक परिवार था, एक नया जीवन था और सबसे बड़ी बात एक साफ नीयत थी। धीरे धीरे आलोचनाएं थम गई और गांव के लोग अब रणवीर भाई को रणवीर जी कहकर सम्मान देने लगे। वह आदमी जिसे कभी समाज ने ठुकरा दिया था, अब वह समाज का सहारा बन चुका था। रणवीर ने अपने जीवन में एक और बड़ा कदम उठाया। इस बार उसने पैसे से नहीं, दिल से निवेश करने का फैसला किया। एक शाम गांव के चौपाल पर बैठे लोगों के सामने उसने घोषणा की, मैं गांव में एक स्कूल खोलूंगा जहां हर गरीब बच्चा बिना एक पैसा फीस दिए पढ़ सकेगा। लड़के लड़कियां दोनों, अच्छे टीचर, अच्छी किताबें, अच्छे खेल का मैदान, सब कुछ होगा। लोग पहले तो हंसे। किसी ने कहा, यह तो बस भावुकता में बोले जा रहा है। किसी ने सोचा,
देखते हैं कितने दिन टिकता है। लेकिन जब स्कूल की नींव की पहली ईंट रखी गई तो सबकी आंखें खुल गई। रणवीर ने खुद अपनी जमीन का एक हिस्सा दिया, मजदूरों को बुलाया, ईंट सीमेंट मंगवाया और काम शुरू कर दिया। रिया ने भी उसका पूरा साथ दिया। कंधे से कंधा मिलाकर वह सुबह से शाम तक साइट पर जाती, मजदूरों को चाय नाश्ता पहुंचाती, बच्चों के माता पिता से बात करती। उनके बच्चे स्कूल में आएंगे। कुछ युवा शिक्षक जो शहर में नौकरी की तलाश में थे, मामूली वेतन पर पढ़ाने को तैयार हो गए। कोई कहता यह तो चमत्कार है, कोई दुआ देता भगवान ऐसे लोगों को सलामत रखे। स्कूल बनाने में 1 साल लगा। नाम रखा गया आशा विद्या मंदिर। पहले दिन जब 80 बच्चों ने यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल में कदम रखा तो रणवीर की आंखें नम हो गई। वह खुद बच्चों के साथ क्लास में बैठा, उन्हें अ से ञ तक पढ़ाने वाले टीचर को देखता रहा। रिया ने उसके कंधे पर हाथ रखा और धीरे से कहा, देखिए रणवीर जी, आपने जो बोरा पाया था उसने आज इतने बच्चों के भविष्य को रोशन कर दिया। रणवीर ने बाकी बचे हुए पैसे और भी व्यापार में लगा दिए। दुकान अब छोटी नहीं रही थी, एक बड़ा थोक व्यापार बन चुका था। आसपास के कई गांवों में उसकी सप्लाई जाती। ट्रक की संख्या बढ़ गई, गोदाम बड़ा हो गया। अब वह सच में एक बहुत अमीर आदमी बन चुका था। उसकी कमाई इतनी हो गई थी कि बोरे की कोई जरूरत ही नहीं रही। अब वह अरबों में बिजनेस करता था। फिर भी हर सुबह वह भगवान का शुक्रिया अदा करता, मंदिर में पूजा करता, गरीबों की मदद करता, अनाथ बच्चों को पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप देता, बीमारों के इलाज के लिए अस्पताल में फंड रखवाया, गांव में साफ सफाई के लिए नल और टॉयलेट बनवाए। अब लोग उसे सिर्फ व्यापारी नहीं, गांव का रहनुमा कहने लगे थे। एक दिन रणवीर ने अपनी पहली पत्नी पायल और बेटी रिया को याद किया। वह दोनों अभी मायके में ही थी। रणवीर ने सोचा, गुस्सा और दर्द तो रहता है, लेकिन बच्ची का हक कोई नहीं छीन सकता। उसने पायल से बात की, कहा, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन रिया का भविष्य अच्छा होना चाहिए। उसने लंदन में एक अच्छा सा बंगला और एक छोटा सा होटल बनवा कर दे दिया। पायल और बेटी रिया अब वहां रहने लगी। पायल ने फोन पर धीमे से कहा, रणवीर, मैंने बहुत बड़ी गलती की थी, लेकिन तुमने हमें कभी नीचा नहीं दिखाया, शुक्रिया। रणवीर ने बस इतना कहा, बस रिया खुश रहे, यही काफी है। अब रणवीर का घर पूरा हो चुका था। रिया के साथ उसकी जिंदगी में सुकून था। स्कूल में बच्चे पढ़ते थे, दुकान चलती थी, गांव तरक्की कर रहा था, और सबसे बड़ी बात, उस बोरे का बोझ अब उसके सीने से उतर चुका था, क्योंकि उसने उस दौलत को सिर्फ अपने लिए नहीं रखा था, उसने उसे लोगों तक पहुंचाया था। कभी कभी रात में वह पुरानी झोपड़ी के पास जाता, वहां से सब शुरू हुआ था। बोरा अब वहां नहीं था। उसने बाकी पैसे भी स्कूल और गरीबों के काम के लिए लगा दिए। वह आकाश की तरफ देखता और मुस्कुराता, सोचता, किस्मत ने मुझे परीक्षा दी थी और मैंने शायद पास कर ली। अगर आपको भी रणवीर की यह कहानी सोचने पर मजबूर कर देती है कि सच्चाई, पछतावा और भलाई के बीच इंसान का असली संघर्ष क्या होता है, तो एक लाइक जरूर करें। कमेंट में बताएं, अगर आप रणवीर की जगह होते तो क्या करते? क्या गलत पैसे से की गई भलाई सही मानी जा सकती है? क्या आप उस बोरे को रखते या सब दान कर देते? आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है। और हाँ, ऐसे ही दिल छू लेने वाली कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि अगली कहानी सीधे आपके मोबाइल स्क्रीन पर पहुंचे। धन्यवाद। जय हिंद।